नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके कन्वीनर हमारे अल्फोंस साहब हैं, जो डीसीपी हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पर इस मीटिंग को आयोजित किया और कोरोना के संघर्ष को देखते हुए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस से डिजिटल मोड में ऑर्गेनाइज़ किया। सभी मेंबर्स का पार्टिसिपेशन किया। आपके सभी यहाँ पर मैंने देखा कि पुलिस के सभी साथी, दूसरे हमारे एडिशनल डीसीपी अभिषेक धानिया जी भी हैं और दूसरे सभी डीसीपीज़ और दूसरे जो एसीपीज़ और एसएचओज़, सभी संबंधित पुलिस के अधिकारी इसमें उपस्थित हैं। मैं देख रहा था कि शायद इसमें कई सारे हमारे एमएलएज भी अपेक्षित थे, लेकिन मैंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, तो मुझे लगता है कि वो शायद आज के इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। प्रहलाद सिंह साहनी जी, दलीप पांडे जी, संजीव झा जी, सोमदत्त शर्मा जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी और इमरान हुसैन जी। मेरे को जो जानकारी थी उसके हिसाब से ये सब भी हमारी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सदस्य हैं। मैं तो उनके भी विचार आज सुनना चाहता था, लेकिन उससे हम सब लोग वंचित रह गए। मुझे इस बात का संतोष है कि बड़ी संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कमेटी में अपना पार्टिसिपेशन भी आज किया है। काफ़ी सारे सदस्यों ने अपने बहुत ही मूल्यवान विचार भी यहाँ पर व्यक्त किए हैं। मैडम नीता सहगल जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर हैं, उन्होंने भी समय निकाला है। अभी जिन लोगों के विचार मैंने सुने, कम से कम उनके बारे में तो मैं निश्चित रूप से कह ही सकता हूँ कि वो सब आज की इस बैठक में आए हैं। सुरेश बिंदल जी, मनोहर लाल कुमार जी, महेश सिंगल जी, कुलदीप सिंह जी, प्रवीण जैन जी, सुमन कुमार गुप्ता जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, गोपाल गर्ग जी, खालिद अख्तर कुरैशी जी, जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जी, अंसारी जी, और हमारे दिल्ली विधानसभा के समय से पुराने दोस्त जो 15 साल हमारे साथ विधानसभा में रहे, ऐसे राजेश जैन जी, राजेंद्र सिंह आलूवालिया जी, सुधीर मदान जी, इतने लोगों के तो विचार भी हमें सुनने का मौका मिला। एसीपी साहब के भी बीच में कुछ कुछ इंटरवेंशन हुए। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। जो यहाँ पर समस्याएं व्यक्त की गई हैं और जो मैं इतने वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ कि जो भी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ में पुलिस के द्वारा जो संचालित होती हैं, जो भी सदस्य होते हैं, ये आज से नहीं, जब से मैं 93 में एमएलए बना तब से मैं ये महसूस करता हूँ कि जो भी समस्याएं बताई जाती हैं वो बहुत ही बेसिक समस्याएं होती हैं और उनके बारे में बहुत गंभीरता से जो मेंबर्स होते हैं वो अपने विचार व्यक्त करते हैं और हर एक जो समस्या वो बताते हैं वो साधारणतः उसका सॉल्यूशंस ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ होते हैं और थोड़ा सा स्मॉल इंटेलिजेंट इंटरवेंशंस से उन समस्याओं का समाधान होता है और उन समस्याओं के समाधान होने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को बहुत सारी राहत मिलती है। ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं कि जिनको जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी आ सकता है, लेकिन जब उसको सॉल्व कर देते हैं तो इतने सालों के बाद मेरा अनुभव यह है कि
बहुत सारे लोग जो रेजिस्टेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं पुलिस के प्रति और उन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रति जो कि उन कामों को समाधान को कराने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनको चुनती है जनता, और दूसरे होते हैं जो बिना चुने हुए होते हुए भी उनको कोई सरकार का कोई पद नहीं मिला है। वो कभी ना कॉरपोरेटर बने हैं, ना एमएलए बने हैं, ना कोई पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, लेकिन किसी न किसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से वो समाज के हित के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं। इसलिए ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, इनके प्रति मेरे मन में हमेशा विशेष किस्म का स्नेह भी रहता है, विशेष किस्म की उनके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना भी रहती, क्योंकि वो निस्वार्थ लगातार किसी को कोई इस काम को करने के लिए जो वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, कोई उसके लिए कोई उनको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता है, कोई उनको कोई उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिलता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे लोगों को, अभी जैसे आपने स्वयं देखा कि मनोहर लाल कुमार जी जैसे लोग 50 साल से जो है वो इस प्रकार के काम के अंदर लगे हुए हैं। सुरेश बिंदल जी को कम से कम 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वो मर्केंटाइल एसोसिएशन के माध्यम से कितनी प्रकार की हेल्प कर रहे हैं। सुमन कुमार गुप्ता जी हैं, इनको मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, आज भी ये निगम बोध घाट पर और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से जनता की कितनी ज़्यादा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं कर रहे, सभी लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला तो मेरा अनुरोध अपने पुलिस के अधिकारियों से, और डीसीपी साहब आपके बारे में सबने अच्छी तारीफ़ की है, और ये एक पहली मीटिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई पुलिस के बारे में आलोचनात्मक जो स्वर जो है वो लोगों के मुझे कम से कम सुनने को नहीं मिले, वरना बहुत सारी मीटिंग्स जो अभी तक 27 साल से हम उनका भाग बने हैं उसमें अक्सर लोग बहुत सारी आलोचनाएं भी करते हैं। तो जो भी अभी सुझाव दिए गए हैं, जैसे कोई पुल मिठाई के बारे में 2 लोगों ने उसके बारे में व्यक्त किया, प्रवीण जैन साहब ने भी किया, महेश सिंगल जी ने भी किया, और वास्तव में मैं समझता हूँ कि वो प्रॉब्लम है। चांदी चौक के रीडेवलपमेंट के इश्यूज से जुड़ी हुई बातें हैं, उनके बारे में कहा गया, कोड़िया पुल के बारे में कहा गया, पॉल्यूशन के इश्यूज़ को यहाँ पर रेज़ किया गया, फेस्टिवल से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिवाली के कारण जो संभावित प्रॉब्लम्स हैं, सीसीटीवी कैमरे ख़राब हैं, या एनक्रोचमेंट जो हो रही है उसके बारे में बात की गई है। लोडिंग अनलोडिंग के बारे में बहुत ही एक प्रैक्टिकल सजेशन दिया गया है कि भाई दिन की बजाय अगर शाम को और रात के अंदर हो जाए तो स्वाभाविक है, एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। और मुझे जैसा अभी इस मीटिंग में सुनने को मिला, व्यापारी लोगों से भी बातचीत इसके बारे में हुई है। जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रॉक्टर मैडम है, उन्होंने भी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम बच्चों की रेज़ की है कि भाई अब महीनों तक अगर वहाँ रहे नहीं और अभी सारे जगह पर इतना क्राइसिस है, तो उसके बीच में से कोई बैलेंस्ड अप्रोच निकाल के पुलिस अगर कैसे सहायता कर सकती है। साप्ताहिक बाज़ार के बारे में भी आलू वालिया साहब ने जो कहा कि उसका जो समय है उसका कंट्रोल्ड वे में लिमिट किया जाए, शाम तक रखा जाए उसको, बेशक सुबह जल्दी और जल्दी शुरू कर लें, तो बाज़ार में तो उतने ही लोगों ने आके ख़रीदारी करनी है। वो चाहे 6 घंटे के अंदर करें, चाहे 16 घंटे में करें, हमें उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हैंडल करने की बात है, और उन बाज़ार के चलाने वालों को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है। ये भी कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसमें कि कोई, और जनरल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक मेंटेन करने के बारे में 40 नंबर की जो ये रोड है, इसके आसपास के अंडर ब्रिज के संदर्भ में, यानी जो भी जितनी भी बातें रखी गई, जो कि अभी इस क्षेत्र का मुझे भी 6 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया सांसद बने हुए, ये यहाँ के क्रॉनिक इश्यूज़ हैं बहुत सारे, और ये क्रॉनिक इश्यूज़ चलते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी कोई अगर एक अच्छा ऑफिसर कहीं पर आ जाता है, विजनरी ऑफिसर आ जाता है, और वो वास्तव में सॉल्यूशन करने की मानसिकता से अगर काम करता है, वो चाहे छोटा सा एक एसआई या कोई एसएचओ हो या उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी हो,
तो वहाँ बहुत सुंदर किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। वो एक अच्छा कॉन्सेंसस बनाता है, सब लोगों से बातचीत करता है, सब संबंधित पक्षों को चाय पिलाने के लिए अपने दफ्तर में बुलाता है और बातचीत ही बातचीत के अंदर वो एक कंसेंसस बनाकर प्रस्तुत कर देता है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार की अप्रोच के साथ जो है अल्फोंस साहब, आप अगर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीज़ों को बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारे तरफ से, हमारे साथियों का, हमारा अपना जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे कॉरपोरेशन में हो, चाहे वो दिल्ली विधानसभा में हो, उनका भी निश्चित रूप से कोई भी पॉजिटिव काम होगा उसमें उनका सकारात्मक जो है रोल निश्चित रूप से होगा। ये तो एक, जितनी भी समस्याएं बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ आज उल्लेख किया गया है, बहुत सारे और दूसरे सदस्य जो इसके मेंबर हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को शायद आज बोलने का समय के कारण मौका भी ना मिल पाया हो, लेकिन आपको सबको मेरा अनुरोध है कि आप अपनी समस्याएं जो भी आपको लगता है कि जिसमें पुलिस का विशेष रूप से इंटरवेंशन आवश्यक है या दूसरी एजेंसीज़ का इंटरवेंशन आवश्यक है, आप पुलिस को भी आप लिखकर भेजिए, उसकी कॉपीज़ हमारे पास भी भेजिए। हम अपने दफ्तर से भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसको मॉनिटर करेंगे और ये जो चीज़ें आज आपने चर्चा की है इसका भी फॉलो अप हम करेंगे। अब ये तो जो है आज के समय में जो हमारी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में है, लेकिन मैं एक विषय के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं जो कि आज सारे दुनिया के लिए और सारे देश के लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है। आज हम 6 नवंबर को ये मीटिंग कर रहे हैं। अभी परसों जब 8 नवंबर को संडे आएगा तो आप ये मान के चलिए कि 8 जनवरी को हमने अपने मंत्रालय में पहली मीटिंग कोरोना के लिए की थी, जब पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइना ने इन्फॉर्म किया था कि उसने 31 दिसंबर को अपने देश में कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस है और कोरोना वायरस है कोई नए किस्म का। और पहली हमने अपनी एक्सपर्ट्स की मीटिंग 8 जनवरी को अपने मंत्रालय में की थी और उस समय से आज तक लगभग 10 महीना हो गया है। इस 10 महीने के अंदर एक लंबा संघर्ष सारे देश ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। उसमें सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सारे हमारे भारत सरकार के मंत्रालय उसमें जुड़े, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय तो था ही, हमारे सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जुड़ी, हमारे सारे स्वास्थ्य के विभाग स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जुड़े, देश भर की स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी, अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज, हमारे जो दूसरे पैरामेडिक्स हैं या दूसरे अस्पताल में काम करने वाले सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के स्टाफ, और फील्ड में खासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कांस्टेबल्स, कितने उन्होंने मुस्तैदी से और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काम किया, कितने सारे लोग उसके अंदर बीमार हो गए, बहुत सारे लोगों को अपना प्राण भी जो है इस संघर्ष में त्यागना पड़ा, बहुत सारे हमारे फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स के जो है प्राण चले गए। यानी कि इस 10 महीने के संघर्ष की हम सब ने मिलकर बहुत बड़ी कीमत जो है पे की है। हमने अपने फ्रंट लाइन के काम करने वाले लोगों को भी खोया है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग उसमें बीमार भी हुए लाखों की तादाद में, और बहुत सारे लोगों की इसके अंदर मृत्यु भी हुई है। तो यानी ये एक प्रकार से इतिहास में एक असाधारण किस्म का संघर्ष रहा है और इस असाधारण संघर्ष में सारे दुनिया के मुकाबले इसमें हमने साल भर में देखा कि सब प्रकार की प्रक्रियाएं हमें देखने का मौका मिला है। हमको शुरुआती दौर में हमें सारे देश में पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस देखने को मिला, एयरपोर्ट्स के ऊपर, सी पोर्ट्स के ऊपर, लैंड के बॉर्डर्स के ऊपर। हमारे को
ये लॉकडाउन की प्रक्रिया देखने को मिली। लॉकडाउन के पहले हमने जनता कर्फ्यू जैसा एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट जो है देखा, और अभी हम जिस फेजेस से गुज़र रहे हैं वो अनलॉक के फेजेस हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का भी जहां एक तरफ बोल्ड डिसीज़न लिया, वहीं पर सारे देश में जो इकोनॉमिक कंसर्न्स थे लोगों को जैसे अभी कहा गया कितने लोगों की नौकरी चली गई या कितने लोगों को कितने किस्म की तकलीफ़ हो गई, माइग्रेंट लेबरर्स को हमने देखा कितनी परेशानी में रहे, बहुत गरीब लोगों के लिए परेशानियां रहीं। लेकिन उस सब परिस्थिति में भी, यानी जिस समय बोल्डली अनलॉक करने की ज़रूरत थी वो अनलॉक भी किया गया, और जिस समय बोल्डली लॉकडाउन करने की ज़रूरत थी उस समय लॉकडाउन भी देश के अंदर हुआ। और अभी अनलॉक की विभिन्न जिसे कहते हैं स्टेजेस से हम गुज़र रहे हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा जो है इसको लिबरल करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा इसके अंदर जो है छूट दी जा रही है। और इस सब के अंदर हमने देखा कि पहले दिन से लेकर आज तक सारे देश से एक ही बात की अपील की गई, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया है कि जो कोविड के खिलाफ संघर्ष है इसमें अपने प्राणों की रक्षा करना या दूसरों के प्राणों की रक्षा करना ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसलिए आपने पहले दिन से देखा कि 117 करोड़ लोगों को टेलीफोन के अंदर कॉलर ट्यून के माध्यम से हमने एजुकेट करना शुरू किया। गांव तक के अंदर लोग एजुकेट हो गए, और आज गांव के अंदर शायद शहरों से ज़्यादा जो है बेहतर स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति है। और हर बार 3-4 बातें बार बार रिपीट की जा रही हैं कि भाई ये जो मास्क है ये आपकी सबसे बड़ी शील्ड है, ये आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। इस मास्क को हर समय पहनना, हर समय नाक और मुंह को इससे कवर करके रखना और ठीक से पहनना, बात करते समय भी इसको नहीं नीचे करना, और केवल अगर नीचे करना 24 घंटे में तो या तो घर में जब रात में जाके सोते हैं तब, या घर में जब भोजन करते हैं तो वो भोजन भी अकेले करना, 4 लोगों के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं करना उस समय, क्योंकि मास्क उतारेंगे एक भी इन्फेक्टेड है तो चारों को इन्फेक्टेड कर देगा। लेकिन अभी मैंने इस मीटिंग में ही देखा कि एक व्यक्ति को छोड़कर, शायद एक प्रवीण जैन साहब को छोड़कर, मैंने देखा कि किसी ने भी मास्क की गंभीरता को शायद रिस्पेक्ट नहीं किया हुआ था। और सभी लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि मास्क ये सिंबॉलिक डिवाइस नहीं है, इसको मास्क को अगर ठीक से हर समय नहीं पहना तो ये हमारी आपकी किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, और हमारे कारण शायद दूसरे को भी ये अस्वस्थ कर सकता है। दूसरी बात बार बार लगातार कही गई है देश के अंदर कि भाई कुछ भी हो, एक फ़िज़िकल डिस्टेंस, एक सोशल डिस्टेंस, एक सामाजिक दूरी, जिसे 2 गज की दूरी प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से कहा, उसको बना के रखिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जैसे ही मौका लगे अपने साबुन से, पानी से अपने हाथों को धो लो। जहाँ साबुन पानी नहीं है तो थोड़ा बहुत सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लें। कम से कम उसका पर्पस ये है कि भाई आपका हाथ जो है अगर उसने किसी सरफेस को टच किया है और वो सरफेस इन्फेक्टेड थी तो वहाँ से आप इन्फेक्शन कम से कम लेकर और दूसरी जगह पर कैरी ना कर पाएँ। और चौथी बात ये कही जा रही है कि भाई जिस तरह से हाथों की हाइजीन का ध्यान रखना है, वैसे ही मुंह पर खांसते समय, छींकते समय कम से कम हम अपने एल्बो को जो है नाक और मुंह के ऊपर रख लेंगे तो शायद हम दूसरे को जो है, इसको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बात की गई है। और अभी कुछ दिन से और शुरू से ही कहा जा रहा है कि भाई जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है, ना तो बाज़ार में निकलने की ज़रूरत है, ना ही भीड़ भड़क्के में जाने की ज़रूरत है। और अभी तो मौसम सर्दी का भी है और साथ में अभी फेस्टिवल्स का भी है, तो इसके कारण अननेसेसरली जो है आउटिंग करना, ऐसे फंक्शंस में जाना और वहाँ जाकर भीड़ में इकट्ठे होना, ये बहुत ही डेंजरस है। लेकिन दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि गांव के मुकाबले शहरों में
और शहरों के अंदर भी अगर मैं ये कहूँ तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली जैसे शहर में इन बेसिक विषयों पर, जिसको कि हमने सबसे पहले कहा था कि वैक्सीन आने में तो समय लगेगा, ये मैंने 6 महीने 8 महीना पहले कहा था कि सबसे जो पोटेंट वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और जिसके लिए कोई खर्चा नहीं होता, वो हमारी सोशल वैक्सीन। ये 3-4 बातें हैं। उस समय मैंने कहा था कि ये लॉकडाउन भी एक प्रकार की सोशल वैक्सीन है, ये मास्क भी एक प्रकार का सोशल वैक्सीन है, ये 2 गज की दूरी भी एक प्रकार की सोशल वैक्सीन है, और ये हैंड का सैनिटाइजेशन और जो इसकी हाइजीन है ये भी एक सोशल वैक्सीन है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है मेंटेन करना, ये भी एक सोशल वैक्सीन है। तो ये जो सोशल वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल बहुत ही कैजुअल और बहुत ही लापरवाह तरीके से हमारे देश में खासकर अर्बन इलाकों में हो रहा है। यद्यपि सारे दुनिया के मुकाबले हम लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस की है। 135-140 करोड़ के देश में दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिकवरी रेट प्राप्त करना लगभग 93%, और दुनिया का सबसे लोएस्ट मोर्टालिटी रेट 1.48%, इसको जो है अचीव करना। और जहाँ 6 महीने पहले सब लोग हमको कोसते थे कि टेस्ट नहीं हो रहा, कुछ ही हज़ार टेस्ट हो रहे हैं 135 करोड़ के देश में, कुछ ही टेस्ट का क्या मीनिंग है, तो आज वहाँ 10, 12, 15 लाख तक हम रोज़ के टेस्ट कर रहे हैं। एक लेबॉर्ट्री जब हमारे पास थी फरवरी के महीने में, आज हमने उसके मुकाबले 2056 तक शायद लेबॉर्ट्रीज़ जो है देश के अंदर विकसित कर दी हैं। 12 करोड़ के आसपास हम टेस्ट देश के अंदर कर चुके हैं। जो पीपीई किट्स और जो N95 मास्क और जो वेंटिलेटर हम इंपोर्ट करते थे, जो टेस्टिंग के लिए किट्स इंपोर्ट करते थे, बहुत एग्जॉर्बिटेंट दामों पर करना पड़ता था क्योंकि मजबूरी थी देश के लोगों को बचाना उस समय। आज वो सारी चीज़ें भारत में बड़ी मात्रा में हम बना रहे हैं और हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए हैं। ये तो सारे देश ने अपनी जो एक योग्यता और क्षमता है, इसमें सारे सामाजिक संगठन भी जुड़े, इसमें वैज्ञानिक भी जुड़े, इसमें डॉक्टर्स भी जुड़े, इसमें सरकार के सारे मंत्रालय भी जुड़े, सब प्रकार की हैंड होल्डिंग उनकी की गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी, और अभी देख रहे हैं हम कि सारे देश में अभी कुछ दिन पहले तक आप जानते हैं कि रोज़ 1 लाख तक केसेस होते थे, अब 50% उसका हो गया, 50,000 से भी कम हो गए हैं। हम देख रहे थे कि हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो भी लगभग 10 लाख के करीब थे कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले। अब वो भी जो है 5 लाख, 5.5 लाख, 5.25 लाख इस लेवल पर आ गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब रिसेंटली हमारे जो केसेस में सारे देश भर में थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन का फेज़ शुरू हुआ है, केसेस की कमी आनी शुरू हुई है, लेकिन कुछ हमारे स्टेट्स और कुछ शहर, और उसमें भी विशेषकर दिल्ली जैसा जो हमारा कैपिटल है, उसको आपने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले उसकी स्थिति कितनी ख़राब हो गई थी। इतनी ख़राब हो गई थी कि भारत सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, सबको, हम लोगों को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। बहुत ज़ोरदार तरीके से दिल्ली सरकार के साथ हैंड होल्डिंग करनी पड़ी, उनको गाइड करना पड़ा। उसके बाद स्थिति में सुधार आया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस समय पे जो दिल्ली के अंदर अगस्त के मुकाबले अभी नवंबर के महीने में दिल्ली के अंदर जो हमारे केसेस की संख्या है वो भी बढ़ रही है। 6,000 7,000 तक केसेस हमारे हो रहे हैं। जो मौतों की संख्या जो है कम हो गई थी, अब वो भी रोज़ की जो है 50-60 इसके आसपास पहुंच गई है। और बहुत सारे, कम से कम 6-7 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10, 12, 14% तक है टेस्ट के अंदर, जिसमें आपका ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी है जिसके अंदर हम अभी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इस सब परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी ने भी सारे देश के लिए अभी राष्ट्र के नाम संदेश दिया। जब राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश आता है तो देश के लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि आज कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा होगी। लेकिन उन्होंने घोषणा क्या की? उन्होंने वही घोषणा की जो 8 महीने से लगातार हम सब लोग कह रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं। दोबारा से उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया। मास्क के बारे में उन्होंने फेस्टिवल्स के अंदर प्रिकॉशंस लेने के बारे में कहा।
सर्दी के अंदर विशेष जो है ध्यान इसलिए लेने के लिए कहा कि रेस्पिरेटरी वायरस वो सर्दी में और तेज़ी से उनका ट्रांसमिशन होने की संभावना होती है। यानी इतना इम्पोर्टेंट ये विषय है कि इसके लिए एक प्रधानमंत्री वो देश को राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए एक प्रकार से प्रेरित हो गए, मजबूर हो गए। तो उन्होंने बार बार कहा सारे देश के अंदर इसके लिए जन आंदोलन बनाना। अब कोई ऐसा जन आंदोलन नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई पैराफ्रेनेलिया तैयार करना है। जन आंदोलन इसी बात का है कि खुद भी मैं ठीक से पालन करूंगा और दूसरों को भी कराऊंगा, अपने परिवार को भी कराऊंगा, अपने रिश्तेदारों को भी कराऊंगा, अपने दोस्तों को भी कराऊंगा, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपने व्यापार के स्थान पर, अपने मार्केट में, जहाँ कहीं पर भी मैं हूँ वहाँ मैं चीज़ों को सुव्यवस्थित करने में एक प्रोएक्टिव रोल करूँगा। यही जन आंदोलन है। यही एनजीओज़ को भी करना है, यही धार्मिक संगठनों को भी करना है, यही सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना है, यही आरडब्ल्यूए को भी करना है, यही पुलिस के लोगों को भी इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर हम सफल होंगे तो ये बाकी सारी चीज़ें भी, इनका भी महत्व रहेगा। लेकिन अगर इसी लड़ाई के अंदर ही मान लीजिए हम लड़ते रहेंगे और इसी के अंदर हम अपना समय लगाते रहेंगे, वैक्सीन भी आने वाली है वो ठीक है, लेकिन वैक्सीन भी आने के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर सबको वैक्सीन लग जाएगी सारे देश को। और ये भी पक्का नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद सारे ज़िंदगी भर के लिए उससे इम्यूनिटी हो जाएगी। कोरोना वायरस किस तरह से बिहेव करेगा इसके बारे में भी अभी सारी दुनिया में असमंजस की स्थिति है। लेकिन एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट है कि अगर देश के या किसी शहर के या किसी मोहल्ले के लोग ठीक प्रकार से ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं तो उसी दिन से उस शहर में, उस मोहल्ले में जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो एकदम धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कोविड का वायरस हवा में जीवित नहीं रह सकता। जैसे पोलियो का वायरस था वो भी हवा में जीवित नहीं रह सकता था, वो छोटे बच्चे की केवल आंत में जीवित रह सकता था। इसलिए छोटे बच्चे की आंत को इम्यूनाइज़ किया। हिंदुस्तान की, दुनिया के हर बच्चे की आंत इम्यूनाइज़ हो गई, पोलियो वायरस जड़ से समाप्त हो गया। कोविड वायरस भी जो है उसको अगर मेरे शरीर में है तो मेरे शरीर से जब तक दूसरे के शरीर में उस 5, 7, 8 दिन के पीरियड में नहीं चला जाएगा तब तक वो मर नहीं सकता है। वो जीने के लिए उसको दूसरे शरीर में जाना ज़रूरी है और दूसरे शरीर में जाने के लिए उसको ये बैरियर पार करना ज़रूरी है। इन्फेक्टेड व्यक्ति को दूसरे आदमी को देने के लिए, उससे रोकने के लिए है ये। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लेंगे क्या हो जाएगा, उसको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड चाहिए आपके शरीर में घुसने के लिए कहीं से, उसको कोई घंटों या महीनों का काम नहीं है। इसलिए ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको पूरी की पूरी गंभीरता के साथ इसको लेना चाहिए। पुलिस जनों से और हमारे एनजीओ से जो प्रोएक्टिवली काम करते हैं या चुने हुए प्रतिनिधि भी जो हैं उन लोगों से, वो क्योंकि उनकी और ज़्यादा अप्रोच और ज़्यादा फॉलोइंग हो सकती है अपनी कार्यकर्ताओं के थ्रू भी और अपने समाज के लोगों के थ्रू भी। ये जो मैसेज है इसको खासकर जितनी गाइडलाइंस समाज के बिहेवियर के लिए बनाई गई हैं, अभी इसको अनलॉक करते समय हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से मार्केट में आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आपका शादी के अंदर क्या बिहेवियर रहेगा, शादी में कितने लोग होंगे। मैं कई महीनों के बाद एक किसी शादी के अंदर कल रात को इसलिए चला गया कि बहुत ज़्यादा आग्रह था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे मन में जो जिज्ञासा थी, मैंने कल ही मीटिंग की थी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ दिल्ली की स्थिति के बारे में, तो उससे ज़्यादा मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं ज़रा फील्ड में जाकर एक बार देखूं तो सही कि शादी में अगर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन बनाई है उसमें लोग उसको कितनी गंभीरता और कितनी सच्चाई से फॉलो कर रहे हैं। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पुलिस के लोगों को भी आश्चर्य होगा और इसी में से हमारे लिए फ्यूचर के लिए एक्शन प्लान भी डिवाइस हो सकता है कि एक बैंक्वेट हॉल में जिस शादी पे मैं गया वहाँ 200 से बहुत ज़्यादा लोग थे, नंबर 1, और उस शादी में आपको सुनने में आश्चर्यजनक लगेगा, विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि शायद डॉक्टर हर्षवर्धन एग्जिक्रेट कर रहे होंगे।
लेकिन उस शादी में 90% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, और जिन्होंने पहना हुआ भी था उनका मास्क जो है ज़मीन पे गले के ऊपर लटका हुआ था। शायद मुझे ठीक प्रकार से जैसे मैंने मास्क लगाया है वैसे मास्क लगाया हुआ मुझे लगा कि शायद उस शादी के अंदर मैं ही एक अकेला आदमी था जो मास्क लगा के अंदर तक गया और जल्दी से बाहर निकल के चला आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सारे लोग मुझे कोई अजूबा समझ रहे होंगे। यानी मैं अजूबा लग रहा था उनके बीच में, क्योंकि वो नॉर्मल शादी की तरह वहाँ पे बिहेवियर चल रहा था। और शादी किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति के यहाँ नहीं थी, शादी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की थी। शादी जिन बच्चों की थी वो भी पढ़े लिखे थे, वो बच्चे भी बिना मास्क के थे, लेकिन उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट थे वो सब बिना मास्क के थे। अब उसको अगर मैं टेक्निकल शब्दों में उसको ट्रांसलेट करूं तो उस शादी के ऊपर अगर 2-4 भी कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्टेड लोग चले जाएं तो वो 100-200 आदमियों को तो बड़े आसानी से उस 1-2 घंटे के पीरियड में इन्फेक्ट कर सकते हैं। बाज़ारों के जो सीन हमारे को सड़क पे नज़र आते हैं या टेलीविज़न पे नज़र आते हैं, मुझे लगता है ये सारे जो है, ये मैं नहीं कहता कि पुलिस जाकर लोगों को हरेस करे, लेकिन बहुत ही आप अपने जो ऑफिसर्स के बीच में डिस्कशन करिए कोविड से समाज को बचाने के लिए। जैसे आपने कोरोना वॉरियर्स की तरह, फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम किया है, जगह जगह आपने जो ऐसे एरियाज़ के हॉटस्पॉट्स को हैंडल किया। मैंने देखा एक पुलिस कमिश्नर साहब के साथ जो पुलिस के ऐसे कर्मियों का मैंने कैंप इनॉग्रेट किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जिन्होंने खुद कोरोना से सफ़र किया और पहली बार नहीं दूसरी बार वो प्लाज्मा का डोनेशन कर रहे थे। तो जब इतने अच्छे अच्छे आपने काम किए तो अभी थोड़ा सा इस काम को भी प्रायोरिटी पर करिए कि जो भी समाज में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है, जहाँ ये फंक्शंस की आप परमिशंस देते हैं, वहाँ पर बहुत शालीनता से, शाम के फंक्शंस हैं तो शाम को और दिन के फंक्शंस हैं तो दिन को अपने लोगों को भेजिए और भेजकर आप देखिए। मैं नहीं कहता कि किसी को डंडा मार के हैरेस करिए, लेकिन ये मैसेज चारों तरफ दिल्ली के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ समबॉडी हु इज़ वॉचिंग यू, एंड इफ़ यू डू नॉट बिहेव रिस्पॉन्सिबली यू आर लायबल टू बी पनिश्ड, यू आर लायबल टू बी फाइंड। ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। वो खाली जो सिंबॉलिक एक्टिविटी की तरह नहीं रहना चाहिए कि सड़क पे कहीं कहीं किसी का चालान हो गया, चालान करके पैसे इकट्ठे करना या उसके लिए फ़ाइन की राशि जो है सरकारी कोष में आ जाए, ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि लोगों के प्राण की रक्षा करना, कोविड से उनको बचाना। और किसी को अगर आप सख्ती से भी कहेंगे कि तुम्हारे लिए मास्क लगाना भाई ज़रूरी है, ऐसे नहीं चल सकता, तो वो भी ये अप्रिशिएट करेगा कि आप उसके ही लाभ के लिए ये बात कह रहे हैं, उसके ही लाभ के लिए ये बात बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग में इस बात का एक नए सिरे से अगर रिज़ॉल्व यहाँ होगा सभी पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी, और सभी यहाँ पर जो हमारे पुलिस कमेटी के मेंबर्स हैं और जो दूसरे हमारे एनजीओज़ हैं या दूसरे जो भी चुने हुए प्रतिनिधि इसमें आज भाग लिए हैं, या आप सबके माध्यम से बाकी सब लोगों को ये मैसेज अगर जाएगा कि इस समय सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए समाज के अंदर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग ठीक प्रकार से अपनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये हमने करा लिया तो समझ लीजिए कि आपने विजय प्राप्त कर ली, आप कोविड के खिलाफ निर्णायक विजय की तरफ बहुत तेज़ी से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नहीं तो मैं नहीं जानता कि और कितने लोगों को इसके कारण अभी हमें तकलीफ़ सहन करानी पड़ेगी। आने वाला जो समय है वो 2021 वो निश्चित रूप से हमारे लिए वैक्सीन भी लेकर आ रहा है। जिस प्रकार की वैज्ञानिकों की तैयारी है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2021 में कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन भी आ जाएगी और जून जुलाई अगस्त तक देश के 20, 25, 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने में भी सफल होंगे। लेकिन उस सब के बावजूद भी जब तक कोविड का जो जिसे कहते हैं कि उसके भविष्य की अंतिम रूपरेखा फाइनलाइज नहीं होती पूरे दुनिया के अंदर,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेवल पर, वैज्ञानिकों के लेवल पर, रिसर्चर्स के लेवल पर, तब तक हमारे सोसाइटी के लिए ये न्यू नॉर्मल है। ये टेम्परेरी बिहेवियर नहीं है, ये परमानेंट बिहेवियर है। और हो सकता है कि अभी बहुत दिन तक हमें आपस में इसी तरह की मीटिंग्स करनी होंगी जैसे आज हमने की है, और ये शायद एक प्रकार से आने वाले समय के लिए एक और बेहतर तरीका जो है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी भी खर्च नहीं हुई, अपने अपने घरों को छोड़कर बहुत दूर दूर तक मीटिंग के लिए जाना भी नहीं पड़ा, पेट्रोल भी नहीं वेस्ट हुआ, सड़क के ऊपर गाड़ी का पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, और इसके साथ साथ सड़कों पर उस मीटिंग के करने के लिए जो लोग 25-50 लोग एक जगह जाते थे, 50 गाड़ियाँ चलती थी जगह जगह से, वो जो कंजेशन होता था सड़कों पर वो भी कम हो गया। और ऐसी एक नहीं कितनी प्रकार की मीटिंग्स हम लोग रोज़ कर रहे हैं। ये तो खाली एक इलाके की छोटी सी मीटिंग है। मैं तो हर थर्सडे को शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पर जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होती है तो दुनिया भर के पूरी वर्ल्ड के स्वास्थ्य मंत्री एक ही मीटिंग पे एक ही स्थान से कनेक्टेड होते हैं। तो शायद ये, जैसा मैंने कहा, ये सोसाइटी का न्यू नॉर्मल है जो कोविड की देन के रूप में जो है ये आने वाले समय में याद किया जाएगा। कोविड ने हमें तकलीफ़ भी दी है, लेकिन कोविड ने हमारे सबके साथ ये एक प्रकार से लीनियंसी भी बरती है कि उसने हमें हमारी रक्षा के लिए कोई बहुत बड़े, कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर्स अपनाने हैं, बहुत लंबे चौड़े खर्चे करने हैं, ये भी नहीं किया। ये तो मास्क ऐसी चीज़ है कि घर में साधारण कपड़े से भी आदमी जो है बनाकर जो है इस्तेमाल कर सकता है, गरीब आदमी के लिए भी उपलब्ध है। और अपने गमछे से भी अपना जो है काम चला रहा है गरीब आदमी। और गांव के अंदर गांव के लोगों ने अपने आप को बचा कर रखा है कोविड से। शहरों के अंदर हम दिल्ली की जो प्रतिष्ठा है उसको, क्योंकि वो दाव पर लगी है, इसलिए हम इसको अगर आज की इस बैठक में पूरी गंभीरता से लेंगे और अल्फोंस साहब के नेतृत्व में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में इसका एक अच्छा जन आंदोलन अगर विकसित होगा, सोबर, सोफिस्टिकेटेड और शालीन तरीके से, और उसका लाभ लोगों को मिलेगा, उसके कारण लोगों को सही दिशा मिलेगी, तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो आज 1-1.5 घंटा हम सब लोगों ने मिलकर साथ टाइम बिताया है, इसकी सही मायने में सार्थकता होगी और सही मायने में इसकी सफलता होगी। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुलिस प्रशासन का और सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।